अस्सलाम वालेकुम क्लास। रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी के अंदर आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका टाइटल है जनरल रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि जनरल थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है क्या ये देखेंगे और इसकी डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बेसिस पे आइंस्टाइन ने इसको जो है वो इस्टेब्लिश किया था। यानी 5 प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बेसिस पे आइंस्टाइन ने रिसर्च की थी और जो है वो काफ़ी सारा वर्क आइंस्टाइन का इन जनरल थेरीज़ के पास्टुलेट्स और प्रिंसिपल्स पे है। तो आज हम जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ जनरल रिलेटिविटी है क्या। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल ऑफ जनरल रिलेटिविटी है ये जनरलाइजेशन है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, क्योंकि आइंस्टाइन ने जब स्पेशल थ्योरी दी रिलेटिविटी की तो उनके जहन में डिफरेंट क्वेश्चंस आए, जैसे कि इनर्शियल फ्रेम्स, क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर जो है वो इनर्शियल फ्रेम्स को डिस्कस किया जाता है। तो मेन क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि इनर्शियल फ्रेम्स ही क्यों, इनर्शियल फ्रेम्स इतने स्पेशल क्यों हैं, और इसी तरह के जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है उसको क्यों नहीं ग्रेविटी पुल जो है वो फील होती। इस तरह के क्वेश्चंस जो थे वो अराइज हुए। उन क्वेश्चंस के आंसर के लिए जो है वो बेसिकली ये प्रिंसिपल्स जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हैं 5 प्रिंसिपल्स जिनको आइंस्टाइन ने अपनी रिसर्च में स्टडी किया और यूज़ किया। तो फर्स्ट आपके पास 5 प्रिंसिपल्स के अंदर पहला प्रिंसिपल है मैक्स प्रिंसिपल, फिर आगे आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, फिर है प्रिंसिपल ऑफ जनरल कोवेरियंस, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमल ग्रेविटेशनल कपलिंग, और फिर आगे है कॉरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल। तो बेसिकली ये 5 प्रिंसिपल हैं, इनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले आ जाता है मैक्स प्रिंसिपल। तो बेसिकली जब आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी रिलेटिविटी की बनाई तो जो उसके अंदर फर्स्ट इन्फ्लुएंस जो है वो मैक्स आइडियाज़ से था। तो मैक्स आइडिया आपके पास है क्या, इसको देखते हैं। सबसे पहले इसके 2 पॉइंट्स हैं, मैक्स आइडियाज़ के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्पेस इज़ सिंपली द सेपरेशन बिटवीन बॉडीज़ एंड टाइम इज़ मेयरली द सक्सेशन ऑफ इवेंट्स, सो नाइदर स्पेस नॉर टाइम हैज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो अब ये जो प्रिंसिपल है ये क्या कहता है कि आपके पास जो स्पेस है वो जस्ट 2 बॉडीज़ को सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है। सिमिलरली जो टाइम है वो किसी भी इवेंट्स हैं उनकी जो है वो ऑर्डर को शो करने के लिए जो है वो होता है। अब इन 2 चीज़ों को के खुद अपनी कोई जो है वो एग्जिस्टेंस नहीं है अलग से, यानी ये इनकी एग्जिस्टेंस जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। इनकी एग्जिस्टेंस जो है वो बॉडीज़ पे इवेंट्स पे जो है वो करती है, लाई करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पेस और टाइम है इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। तो बेसिकली इसका ये जो है वो मेन पॉइंट निकल रहा है। इसी तरह अब हमारे पास सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। तो आप जानते हैं कि इनर्शिया बेसिकली क्या है, आपने 9th-10th क्लास में पढ़ रखा होगा कि इनर्शिया किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है कि वो रेजिस्ट करे उसके अंदर चेंज में, यानी चाहे वो रेस्ट पे है तो वो रेजिस्ट करेगी कि वो रेस्ट पे ही रहे, और मोशन में है तो रेजिस्ट करेगी बॉडी कि वो मोशन में ही रहे। तो अब यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है वो बेसिकली इनर्शिया पे बेस करता है कि जो किसी भी बॉडी की इनर्शिया जो है, यानी इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी है इसका एब्सोल्यूट स्पेस के साथ कोई जो है वो लिंक नहीं है, बट अराइजेज फ्रॉम इंटरेक्शन विद अदर मैटर इन द यूनिवर्स। तो अब बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो इनर्शिया की प्रॉपर्टी है ये इसका एब्सोल्यूट स्पेस के साथ कोई लिंक नहीं है, बल्कि यहाँ पे मेन जो चीज़ वो ये है कि जो यूनिवर्स के अंदर दूसरे मैटर पाए जाएंगे उनके साथ इंटरेक्शन की वजह से इनर्शिया की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास कोई मैस आइसोलेटेड पड़ा हुआ है, उसके इर्द गिर्द कोई दूसरा मैस नहीं है, तो हम उस बॉडी का इनर्शिया भी डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इफ़ देयर इज़ नो अदर मैसेज, यानी अगर आपके पास कोई और मैस हो ही नहीं, बॉडी आइसोलेटेड हो, तो वुड हैव नो इनर्शिया, तो आपके पास इनर्शिया भी फिर नहीं होगा।
तो अब हम एक्सप्लेनेशन के अंदर आ जाते हैं। यही चीज़ जो मैंने अभी दो पॉइंट्स के अंदर मैथ्स आइडियाज़ को बताया है, इन्हीं को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि इनर्शिया जो है बेसिकली, क्योंकि जो आपके पास दो पॉइंट्स थे उसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट था वो बेसिकली यही था कि आपके पास टाइम और जो डिस्टेंस यानी स्पेस सेपरेशन है वो जो है वो खुद अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रखती। और अब जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि इनर्शिया किसी भी बॉडी का वो जो है वो डिपेंड करेगा यूनिवर्स में, यानी कि जहाँ जिस बॉडी का इनर्शिया है वो दूसरी बॉडीज़ जो यूनिवर्स के अंदर होंगी उन पे डिपेंड करेगा। तो इसका क्या मतलब है कि द रेजिस्टेंस, हम क्या कह रहे हैं कि इनर्शिया द रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इन इट्स मोशन डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ यूनिवर्स। यानी यूनिवर्स अगर है और यूनिवर्स के अंदर अदर बॉडीज़ हैं तो ही इनर्शिया है, वरना नहीं है। तो इसी पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है आगे, विदाउट दी बैकग्राउंड प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्स, यानी अगर यूनिवर्स की तरफ से कोई बैकग्राउंड ना हो वी कुडंट आइडेंटिफाई अ रेफरेंस फ्रेम टू मेजर मोशन। तो हम फिर बता ही नहीं सकते, हमारे पास कोई फ्रेम ही नहीं होगा जिससे हम किसी बॉडी की मोशन को स्टडी कर सकें और बता सकें कि उसका इनर्शिया कैसे जो है वो एग्जिस्ट करता है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ इन एम्प्टी यूनिवर्स एंड नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट यूनिवर्स ऐसी यूनिवर्स में पड़ा है जहाँ पे कोई और चीज़ है ही नहीं, एम्प्टी यूनिवर्स है, वी कांट डिटरमिन इट्स इनर्शिया, तो हम उसका इनर्शिया नहीं बता सकते, बिकॉज देर इज़ नो मैटर अदर मैटर टू कंपेयर इट टू। तो इसका मतलब मेन ये है कि इनर्शिया तभी डिफाइन होगा जब हम उसे किसी अदर बॉडी के साथ कंपेयर कर सकेंगे। अगर कोई दूसरी बॉडी होगी ही नहीं तो इनर्शिया जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इनर्शिया बेसिकली एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी एक इंटरनल बॉडी की प्रॉपर्टी है और इंटरनल प्रॉपर्टी नहीं है, सॉरी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती तो इसकी अपनी एग्जिस्टेंस होती, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वो उसकी कोई इनर्शिया जो है वो नॉट एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो डिपेंड कर रही है, रिलेट कर रही है दूसरे मैटर जो मौजूद हैं यूनिवर्स के अंदर। तो बेसिकली यहाँ से ये मेन पॉइंट ये निकला कि इनर्शिया की एग्जिस्टेंस किसी भी बॉडी के लिए तभी होगी जब दूसरा मैटर प्रेजेंट होगा, और इनर्शिया की अपनी कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है और ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब इस सारी स्टडीज़ से हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकलता है जो कि आइंस्टाइन ने निकाला था। पहला पॉइंट है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर डिटरमिन्स द ज्योमेट्री ऑफ स्पेस। ये जो है वो एक बेसिक जनरल रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट बनता है, जिसके अकॉर्डिंग आइंस्टाइन ने बोला था बेसिकली ये कहता है कि आपके पास जो एनर्जी और मैस की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो स्पेस टाइम पे यानी स्पेस के कर्वेचर पे जो है वो फ़र्क डालेगी। तो ये हम आगे चल के भी देखेंगे कि कैसे स्पेस के अंदर स्पेस की ज्योमेट्री के अंदर जो है वो फ़र्क आता है मैटर और एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो आगे है आपके पास सेकंड पॉइंट है कि विदाउट मैटर देयर इज़ नो ज्योमेट्री, मैटर नहीं होगा तो कोई ज्योमेट्री भी नहीं होगी, कोई स्पेस टाइम कर्वेचर नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है एन ऑब्जेक्ट इन एम्प्टी यूनिवर्स वुड हैव नो इनर्शियल प्रॉपर्टीज़, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एम्प्टी यूनिवर्स के अंदर है तो उसका इनर्शिया जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो कि हमने अभी देखा भी था। तो यहाँ से एक और रिलेशन जो है वो एक पॉइंट निकाला था मैथ्स ने, जिसको देख लेते हैं कि अगर आपके पास फोर्स की वैल्यू 0 आ रही है, न्यूटन सेकंड लॉ लगाएं F = ma और वहाँ से आंसर 0 आ रहा है, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि m = 0, यानी मैस बॉडी का 0 होना डिफाइन कर रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो इनडिटरमिन हो गई है, इनडिटर्मिनेट हो गई है, यानी इसको हम फिर कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो बेसिकली इसको रिलेट किया जाता है, जो कि अभी हमने पॉइंट थर्ड देखा इनर्शियल प्रॉपर्टीज से, कि ऑब्जेक्ट इन एम्प्टी यूनिवर्स, यानी अगर आपके पास वहाँ पे कोई मैस नहीं होगा तो एक्सेलरेशन जो है वो इनडिटर्मिनेट हो जाएगी। अब सेकंड प्रिंसिपल आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। इसकी दो फॉर्म्स हैं, एक होती है स्ट्रांग और एक होती है वीक। तो हम 1 बाय 1 दोनों फॉर्म्स जो है वो स्टडी करते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाती है वीक इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। तो वीक इक्विवेलेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द वे एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास एंड कंपोजिशन। कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ग्रेविटी के अंडर जो है वो मूव कर रहा है तो अब उसकी ये जो मोशन है इसके मास और इसकी कंपोजिशन पे जो है वो डिपेंड नहीं करती। अब ये किस तरह, दिस मीन्स दैट इफ़ यू ड्रॉप 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट वेट्स और मटेरियल इन अ वैक्यूम, कि अगर क्या किया जाए
दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जिनके वेट्स भी डिफरेंट हों उनको वैक्यूम के अंदर फॉल कराया जाए, देर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस। वेयर देर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि वैक्यूम आपको पता है कि वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं होती। तो अब इन दो ऑब्जेक्ट्स जिनके डिफरेंट मैसेज थे उनको फॉल कराया गया, दे विल फॉल एट द सेम रेट एंड हिट द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे फिर हम ये अगर एग्जांपल ये सारा कुछ किया जाए तो इससे हम क्या आइडिया निकालते हैं कि वो सेम रेट से फॉल करेंगे और ग्राउंड को भी सेम टाइम पे हिट करेंगे, बेशक उनके मैसेज डिफरेंट हो। तो इससे ये पता चला कि आपके पास किसी भी बॉडी की मोशन जो कि ग्रेविटी के अंडर है उस वो मैस और कंपोजिशन पे डिपेंड नहीं करती। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, दिस प्रिंसिपल अंडरलाइज द आइडिया दैट ग्रेविटेशनल मैस विच डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटीज पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इनर्शियल मैस विच मेजर्स एन ऑब्जेक्ट्स रेजिस्टेंस टू एक्सेलरेशन आर द सेम। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, दो मैसेज के बारे में जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। एक मैस होता है ग्रेविटेशनल मैस और एक होता है इनर्शियल मैस। आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल मैस बेसिकली आपके पास वो मैस होता है कि जो कि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आता है, और जो इनर्शियल मैस है वो बॉडी की रेजिस्टेंस की वजह से, यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ जैसे जिस बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी मोशन को रेजिस्ट करता है, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहता है, मूव कर रहा हो तो मूविंग में ही रहता है। तो बेसिकली जो सेकंड है वो इनर्शियल मैस है, F इक्वल्स टू ma से। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो वीक इक्विवेलेंस प्रिंसिपल है ये कहता है कि आपके पास दोनों मैसेज सेम होंगे, ग्रेविटेशनल मैस भी और जो आपके पास इनर्शियल मैस है एक्सेलरेशन की वजह से, ये दोनों मैसेज जो है वो सेम होंगे। अब आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग इक्विवेलेंस प्रिंसिपल पे। स्ट्रॉन्ग इक्विवेलेंस प्रिंसिपल, तो ये प्रिंसिपल कहता है इट स्टेट्स दैट देयर इज़ नो वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बीइंग इन फ्री फॉल इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड मूविंग यूनिफॉर्मली इन स्पेस विदाउट ग्रेविटी। तो ये प्रिंसिपल ये कह रहा है कि आपके पास हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, यानी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि अगर हम फ्री फॉल कर रहे हों ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर या फिर हम जो है वो यूनिफॉर्मली स्पेस के अंदर मूव कर रहे हों जहाँ पे ग्रेविटी ना हो। तो बेसिकली फर्स्ट इक्विवेलेंस प्रिंसिपल की ही ये फॉर्म है, जो आपने वीक फॉर्म पढ़ी उसी को मॉडिफाई करके उसी को ही स्ट्रॉन्ग फॉर्म में बताया गया है। आगे आपके पास है लोकली द लॉज ऑफ फिजिक्स वुड बी सेम इन बोथ सिचुएशंस, यानी आप जो दो बॉडीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि एक जो है वो फ्री फॉल में है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर और दूसरी बॉडी जो है वो ग्रेविटी मौजूद नहीं है और उसमें वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। तो वहाँ पे जो बेसिकली आपके पास लॉज हैं फिज़िक्स के वो सेम होंगे। दिस प्रिंसिपल एक्सटेंड्स द आइडिया दैट ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन आर इनडिस्टिंग्विशेबल। तो इस प्रिंसिपल से हमें एक आइडिया मिलता है कि आपके पास ग्रेविटी और एक्सेलरेशन में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इवन व्हेन कंसिडरिंग मोर कम्प्लेक्स सिनारियोज इन्वॉल्विंग द एंटायर स्पेस टाइम स्ट्रक्चर। तो अगर आपके पास एंटायर स्पेस टाइम स्ट्रक्चर होगा तब भी हम जो है वो इनके दरमियान कम्प्लेक्स सिचुएशन में भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो आगे स्ट्रॉन्ग फॉर्म को, स्ट्रॉन्ग इक्विवेलेंस प्रिंसिपल को हम एक एग्जांपल के थ्रू स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल मौजूद है जिसकी मदद से हम जो है स्ट्रॉन्ग इक्विवेलेंस प्रिंसिपल को डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास एक पार्टिकल है, कंसिडर अ पार्टिकल इनसाइड अ स्टेशनरी एलिवेटर एक्टेड अपॉन बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स mg एंड अ नॉन ग्रेविटेशनल फोर्स टर्म fng देन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वी हैव। अब हमारे पास यहाँ पे पूरा क्या सिनारियो है कि एक पार्टिकल है जो कि एक स्टेशनरी एलिवेटर के अंदर है, यानी एलिवेटर जो कि रेस्ट पे है, उसके अंदर पार्टिकल के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम कहते हैं Fg इज इक्वल टू mg और एक कोई नॉन ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसको हमने डिनोट किया है Fng। अब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाएं और हमें पता है कि अगर बॉडी रेस्ट स्टेशनरी एलिवेटर के अंदर मौजूद है रेस्ट पे, तो हमारे पास ये जो बॉडी है वो मूव कर रही है लेकिन जो एलिवेटर है वो रेस्ट पे है। तो अब ये हमारे पास पूरी कंडीशन क्या बनेगी, अगर हम फोर्सेस को देखें कि आपके पास इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएं तो हमारे पास क्या आता है कि अब यहाँ पे हमारे पास दो फोर्सेस थी, एक ग्रेविटेशनल और एक नॉन ग्रेविटेशनल, दोनों का सम इक्वल होगा न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma से, यानी आपके पास बॉडी के अंदर जो टोटल बॉडी के ऊपर टोटल फोर्सेस लग रही हैं उनका जो सम होगा वो देगा एक्सेलरेशन, बॉडी की टोटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा बॉडी के अंदर। तो अब अगर क्या किया जाए, इफ़ द एलिवेटर इज़ अलाउड टू फॉल फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी, कि अगर हम चाहते हैं, पहले तो एलिवेटर जो था वो रेस्ट पे था,
अब हम चाहते हैं कि वो फॉल करे फ्रीली अर्थ ग्रेविटी के अंदर। देन इन द एक्सेलरेटेड एलिवेटर द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल रिलेटिव टू कैबिन इज़। अब हमारे पास जो टोटल एक्सेलरेशन आएगी पार्टिकल की, जिसको हम यहाँ पे प्राइम से डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ पे ए जो है, अब एक्सेलरेशन ए प्राइम कैसे आएगी, ए में से जी माइनस करके ए यहाँ पे एक्सेलरेशन बन जाएगी पूरी आपके पास एलिवेटर की, और जी जो है वो ग्रेविटी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों को माइनस करा लिया यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम ए फाइंड करना चाहते हैं, ए हमारे पास कैसे आएगा, हम यहाँ से माइनस जी जो है वो दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो प्लस जी बन जाएगा। तो अब हम क्या करें कि ये जो हमने इक्वेशन निकाली है ए की फॉर्म में, इस इक्वेशन को इक्वेशन 4.1 के अंदर पुट कर दें तो हमारे पास बनेगा एम जी प्लस एफ एन जी इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू एम, और यहाँ पे ए की वैल्यू ए प्राइम प्लस जी। अब यहाँ से m को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, m a प्राइम बन जाएगा और m g दोनों साइड से कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा एफ एन जी इज इक्वल्स टू एम ए प्राइम। अब ये क्वेश्चन हमें क्या बताती है, ये क्वेश्चन हमें ये बताती है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं अब वो बिल्कुल रिमूव हो गई हैं, यानी यहाँ पे हमारे पास एक ऐसी फॉर्म बन गई है कि जिसके अंदर ग्रेविटी जो है वो इन्वॉल्व ही नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास, इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्सेस डू नॉट एंटर, दैट इज़ ग्रेविटी हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड अवे इन द फ्री फॉल एलिवेटर फ्रेम। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर हम फ्री फॉल कर रहे होंगे तो ग्रेविटी का जो हमारे पास इफ़ेक्ट है वो रिमूव हो जाएगा, इसी वजह से हम उसको फील नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिकली जो है वो आइडिया लिया था आइंस्टाइन ने यहाँ से और एक्सप्लेन किया था। और आइंस्टाइन ने कहा था कि हमारे पास किसी भी स्मॉल लेबॉर्ट्री अगर हम देखें, हमारे पास इन अ स्मॉल लेबॉर्ट्री फॉलिंग फ्रीली इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम एज दोज ऑब्जर्व्ड इन इनर्शियल फ्रेम्स इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, कि हमारे पास लॉज ऑफ फिजिक्स सेम होंगे जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होते हैं, और अगर हमारे पास इनर्शियल फ्रेम वो एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड तब, तो दोनों केसेस में हमारे पास लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो सेम रहेंगे। तो ये था आज का लेक्चर।